के हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि हैं श्री मंगल सिंह सुमन जी। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगरपुर गांव में हुआ था। आइए हम पढ़ते हैं आगे की पंक्तियां। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पे कवि ने पंछियों की स्वतंत्रता के बारे में बताया है। वे किसी तरह का बंधन नहीं चाहते हैं। पक्षियों की विचारधाराओं को कवि ने अपने विचारों में व्यक्त किया है कि पक्षियों की क्या विचार होते हैं, क्या उनकी इच्छाएं होती हैं, उनकी अभिलाषाओं को अपने विचारों में व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त यानी स्वतंत्र। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पे कवि कहते हैं पंछी भी आजादी चाहते हैं, बंधन मुक्त रहना चाहते हैं, किसी भी बंधन में नहीं रहना चाहते। उन्मुक्त यानी आजाद, उन्मुक्त यानी स्वतंत्र। हम आपको शब्दार्थ के माध्यम से बता रहे हैं। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। उन्मुक्त, स्वतंत्र, गगन आकाश, कनक तीलियां सोने की सलाखें, कनक तीलियां सोने की सलाखें, पुलकित पंख, पुलकित पंख, कोमल पंख, पुलकित पंख, कोमल पंख। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षी आजाद रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना चाहते हैं, खुले आकाश में घूमना चाहते हैं और ऊंची ऊंची उड़ानें भरना चाहते हैं। जब उनका कहना है कि पक्षी चाहते हैं, पक्षी की इच्छा है कि स्वतंत्र आजाद नीले गगन में उड़ करके स्वतंत्र घूमे और कनक उन्हें चाहे पिंजरा कैसा भी हो, किसी भी पिंजरे में अगर कैद कर दिया जाएगा तो वो नहीं रह पाएंगे। और चाहे वो पिंजरा सोने का क्यों ना हो, कनक यानी सोने की तीलियां, कनक तीलियां यानी सोने का पिंजरा, सोने की तीलियों से बना हुआ पिंजरा, उसमें आकर के उनके पुलकित पंख टूट जाएंगे। जब वो छोटे से पिंजरे में रहेंगे तो टकरा के फड़फड़ाते हुए उनके पंख जो है वो टूट जाएंगे। वो पूरा पंख फैलाकर पूरी आसमान में आजादी से रहना चाहते हैं, वो अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए पक्षी कह रहे हैं कि हमें किसी भी तरह का बंधन पसंद नहीं है, किसी भी तरह के बंधन में हमें कैद मत करो, हमें नीले आकाश में, खुले आकाश में उड़ने दो। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं ढली है कटुक मोरी, कनक कटोरी की नैदा से। यहाँ पे कवि कहते हैं, कवि अपने विचारों के द्वारा पक्षियों की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को व्यक्त करते हुए हम बहता जल पीने वाले, यहाँ पे पक्षियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि पक्षी चाह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले, नदियों का जो बहता हुआ जल है वो हम पीने वाले। हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन कहीं ढली है कटुक मोरी, कटुक यानी कड़वी निमोरी यानी नीम के फल, ये कहीं बहुत घने हैं। हमको कनक कटोरी की मैदा से यानी सोने की कटोरी में
कनक यानी सोने की कटोरियों में भी चाहे हम उन्हें अनाज के दाने रख दें या पानी पीने का रख दें, लेकिन पक्षियों का कहना है कि इनसे कहीं भली है। हम बहता जल पीने वाले हैं, हमें बहता जल पीने दो, हमें भूखे प्यासे मर जाने दो, लेकिन हमें सोने का पिंजरा भी पसंद नहीं है और हमें आपकी सोने की कटोरियां भी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसमें आप कितना भी अच्छा अच्छा हमें भोजन दे दो, लेकिन हमें ये नहीं सह सकते। हम ना पानी ये पी सकते हैं, ना ही हम ये पिंजरे के में अंदर सोने की कटोरियों में रखा हुआ अनाज खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें भले ही ये सब पेड़ के जो कड़वे नीम के पेड़ के कड़वे फल होते हैं वो खाना पसंद करेंगे हम, लेकिन खुले आकाश में उड़ना पसंद करेंगे, ना ही हम मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो इसमें हम लगाते हैं कनक कटोरी यानी कनक कटोरी। कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी। कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी। कटुक निमोरी। कटुक निमोरी कड़वा नीम का फल। कड़वा नीम का फल। मैदा यानी मैदा यहाँ पे अनाज के दानों को कहा गया है। अनाज के दाने। पक्षी क्या खाते हैं? अनाज के दाने। तो यहाँ पे मैदा अनाज के दानों को कहा गया है। हम बहता जल, नदियों का बहता शुद्ध अच्छा जल पीना चाहते हैं और भले ही हम भूखे प्यासे मर जाएं, लेकिन हमें ये सब कटोरी में रखा हुआ जल पीना पसंद नहीं है, और ना ही हमें सोने की कटोरियों में रखा हुआ अनाज खाना पसंद है। हम भले ही पेड़ों का कड़वे फल खाकर अपना गुजारा करना चाहते हैं, हम वही उसमें ही बहुत खुश हैं, बहुत ही स्वतंत्र रह करके हम बहुत खुश रहेंगे। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं हम। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ पे कवि श्री मंगल सुमन जी कहते हैं कि पक्षी जो अपनी इच्छाएं, अपनी शक्तियों की इच्छा शक्ति को सिर्फ सपनों में ही देख रहे हैं। वो अपनी सारी अपनी गतिविधियां हैं उनकी सब ऐसा लगता है कि सब भूल चुके हैं। उनकी जो गतिविधियां हैं, जो उनकी प्रकृति के नियम है, वो सब उनको ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ सपनों में ही देख रहे हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की जो कतारों के बंधन में वो ऐसा बंध चुके हैं कि वो अपनी गति, अपनी चाल, अपनी उड़ान सब भूल गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हमने जो उड़ान कभी भरी थी, हम जो कभी उड़ना चाहते थे या हम कभी उड़े थे, तो वो सिर्फ मुझे लगता है पक्षी कह रहे हैं कि हम सिर्फ सपनों में ही सब चीजें देख पाए थे, क्योंकि हमारे अभी जो है सब जो हमारा अस्तित्व है, ऐसा लग रहा है कि पिंजरे के बंधन में कैद होकर के सब खत्म हो गया है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ बस सपनों में ही देख रहे हैं। तरु यानी पेड़, तरु यानी पेड़, फुनगी यानी पेड़ों की डालियां, और उन पर से जो झूले पड़े होते हैं, तरु के पेड़ों की डालियों के जो झूले होते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ सपनों में ही ये सब पेड़ देख रहे हैं, तरु पेड़ों की डालियों में झूले डले हुए देख रहे हैं और हम उनमें झूल रहे हैं। ये हमारा सिर्फ सपना मात्र बनकर रह गया है। जैसे स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की कतार, सोने की कतार।
बंधन, किसी बंधन में रहना। हाँ, गति, गति यानी चाल। सपने, स्वप्न। तरु, पेड़। पुनगी, पुनगी डाली, पेड़ की डालियां। तो ये सब है। और झूले, इन पर जो झूले झूल रहे हैं पक्षी, कवि कहते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि सपनों में ही बस कभी वो झूला करते थे, अभी उनका जो पिंजरों में उनको कैद कर दिया गया है, उनका जो अस्तित्व है, उनका जो नेचर, प्राकृतिक नेचर है, वो सब खत्म हो चुका है। इसलिए उन्हें आजाद छोड़ दो, उन्हें खुले आकाश में उड़ने दो। स्टॉप कर। आइए आगे की पंक्ति हम पढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले लब की सीमा पाने, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले लब की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान, अरमान यानी इच्छा, चाह, अरमान यानी इच्छा, चाह। अरमान थे उनके, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि पक्षी कह रहे हैं, पक्षियों के अरमान थे वो नीले नभ के सीमा पाने, ऐसे उनकी चाह थी कि नीले नभ की आकाश की सीमा को पा जाए, छू ले, और जाकर के लाल किरणों से, लाल जो आकाश सूर्य की जो किरणें निकल रही हैं, ऐसा लग रहा था अपनी चोंच खोल कर के वो अनार के सितारे, जो तारे हैं आकाश में, जो तारे चमक रहे हैं, उन तारों को ऐसा लग रहा है अपनी चोंच के द्वारा वो अनार के दानों के समान सितारों को अपने अंदर उनमें समा ले। वो वहां तक के उड़ना चाहते हैं, वो इतने आकाश तक के जाना चाहते हैं, उड़ते 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 सीमा में जो तारे हैं, छोटे छोटे तारों को छूना चाहते हैं, तारों को अपनी चोंच में अनार के दानों के समान अपनी चोंच तक अंदर निकलना चाहते हैं। यहाँ पे अरमान बताया है, चाहत, अरमान, इच्छा, चाह, इच्छा, चाह। नीले नभ यानी आकाश, नीला आकाश, आकाश, यहाँ पे आकाश। लाल किरण सी चोंच खोले, लाल किरण, जो लाल किरणें होती हैं उनको ऐसा लग रहा है चोंच खोल करके तारे आकाश में हैं, और छोटे छोटे तारे आकाश में जाकर के अपने चोंच के द्वारा अनार के दानों की भांति तारों को निगलना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। चुगते तारक अनार के दाने, यहाँ पे तारक के अनार के दानों को, अनार होता है, फल होता है, उसमें छोटे छोटे लाल दाने होते हैं, उनकी तुलना से वो सितारों की तुलना है, उन्हें तारक अनार के तारों से उनकी तुलना करते हुए कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि पक्षी आसमान में, पूरे आकाश में उड़ करके तारों को चुगना चाहते हैं, और उन तारों में आकाश में घुल मिल जाना चाहते हैं, और जो किरणें निकल रही है सूर्य की, वो ऐसा लग रहा है कि चारों ओर उनकी किरणें लाल चोंच के समान किरणें दिखाई दे रही हैं उनको। आगे बढ़ते हैं हम। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या बनती सांसों की डोरी। यहाँ पे सीमाहीन के लिए कहा है जिसकी कोई सीमा ना हो। यहाँ कवि कहते हैं कि पक्षियों की जो चाह है सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन यानी कोई सीमा ना हो, उनके उड़ने की कोई सीमा ना हो। क्षितिज यानी यहाँ पे आकाश और धरती का मिलन होता दिखाई देता है, परंतु यहाँ ऐसा कोई सीमा नहीं बनी है कि जहाँ पे आकाश और धरती का मिलन हो। तो क्षितिज एक इंसान की कल्पना मात्र है कि जहाँ पे हमें, जब हम आकाश के दूर तक, बहुत दूर तक
करके आकाश और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन हम कितनी भी दूर चलते जाएंगे इसका कोई अंत नहीं है। तो ये इंसान की कल्पना मात्र है। तो यहाँ पर भी कल्पना कर रहे हैं कवि कि पक्षी भी चाहते हैं कि सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, वो कितनी सीमा पार चले जाए, दूर चले जाए, लेकिन उनको उनकी सीमा तक कभी नहीं मिल पाएगी। उनको क्षितिज का मिलन तो कभी नहीं होगा। यह क्षितिज का मिलन, आकाश और धरती का मिलन। पंखों की होड़ा होड़ी ना, पंखों की होड़ी, पंखों की प्रतिस्पर्धा, यानी पंखों की प्रतिस्पर्धा करते हुए, एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए इतना दूर उड़ना चाहते हैं, इतना दूर उड़ना चाहते हैं कि उसकी कोई सीमा ना हो और क्षितिज पार कर जाना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि पक्षी चाह रहे हैं कि या तो हम इतना उड़ना चाहते हैं, इतनी दूर सीमा पार जाना चाहते हैं कि चाहे तो हमारा क्षितिज मिलन बन जाए, कि हम क्षितिज से जाकर मिल जाए, या तो तंती सांसों की डोरी, या हमारी जो सांसें चल रही हैं ये रुक जाए, हमारी सांसें चलते चलते रुक जाए, लेकिन हम इतनी ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। यहाँ पे अपने पक्षी अपने बिल्कुल हृदय से अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हमें इन बंधनों में मत बांधो, हमें किसी तरह का बंधन पसंद नहीं है। और यहाँ पे पक्षियों की जो व्यथा है उनको व्यक्त करते हुए कवि अपने शब्दों में उनकी व्यथा को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हमें किसी भी तरह के बंधन में मत बांधो, हमें उड़ने दो, उड़ने दो, उड़ने दो। तो यहाँ पे सीमाहीन का मतलब है कि जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमाहीन, सीमाहीन मतलब सीमा, कोई सीमा ना हो, कोई सीमा नहीं। क्षितिज धरती आकाश का मिलना, दिखाई देना, दिखाई देना। यहाँ देखो दिखाई देना बताया है, दिखाई देता नहीं है, वो होता नहीं है, लेकिन दिखाई देना हमें प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है। होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा, होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा, होड़ा होड़ी यानी प्रतिस्पर्धा। यहाँ पे सीमाहीन और क्षितिज का समझ में आया आपको। सीमाहीन तक उड़ना, पक्षी उड़ना चाहते हैं और क्षितिज तक मिलना चाहते हैं। यदि क्षितिज से मिलन नहीं होगा तो वो क्या करना चाहते हैं, मरना पसंद करना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह का बंधन नहीं चाहते। नींद न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ न दो, नीड़ यानी घोंसला, नीड़ यानी घोंसला। इसके आगे मैं लिखती हूँ यहाँ पे नीड़ यानी घोंसला, नीड़ यानी घोंसला। आश्रय सहारा, आश्रय सहारा। आकुल आकुल बेचैन, आकुल बेचैन। विघ्न बाधा, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ कवि कहते हैं कि यहाँ पक्षी कह रहे हैं हमें रहने के लिए कोई घोंसला भी मत दो, ना चाहे कोई टहनी दो, ना कोई टहनी यानी डाल,
पेड़ों की जो डाल है, कोई भी डाल भी मत दो। आश्रय यानी हमारा सहारा भी छीन नहीं, तितर बितर कर डालो, कुछ भी कर लो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन अब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी इस गति को ना रोको, इसमें किसी तरह का कोई विघ्न नहीं, यानी कोई बाधा ना डालो। आकुल हम उड़ने के लिए इतने बेचैन हैं कि हमारी जो बेचैनी उड़ने की जो है उड़ान में विघ्न, आकुल उड़ान में कोई भी किसी प्रकार का उसमें विघ्न नहीं डालो, कोई भी किसी प्रकार की बाधा मत डालो। हम आजाद रह करके उड़ना चाहते हैं, किसी तरह के बंधन में नहीं रहना चाहते। यहाँ पे कवि ने पक्षियों के बंधन मुक्त होने के लिए कहा है और उनके विचारों को व्यक्त किया है। तो आपको बच्चों पाठ समझ में आया जो मैंने समझाया है? इसकी कविता को आपको अच्छे से पढ़ना है और ये पाठ आपको, आप सबके पास ऐसी बुक होगी, ये देखो ऐसी बुक है ना, ये बसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए जो है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इसमें पंक्तियां, बुक आपके पास नहीं है तो इसमें पंक्तियां दी हुई हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो इसके शब्दार्थ दिए हैं तो ये आप कॉपी में नोट कर लेंगे। हम एक बार आपको शब्दार्थ पूरे पढ़ के और बता देते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के यानी पंछी यानी पक्षी, उन्मुक्त यानी आजाद, और उन्मुक्त यानी स्वतंत्र, गगन यानी आकाश, कनक तीलियां सोने की सलाखें, पुलकित पंख कोमल पंख, कनक कटोरी सोने की कटोरी, कटुक मेमोरी कड़वा नीम का फल, मैदा अनाज के दाने, स्वर्ण श्रृंखला सोने की कतार, गति चाल तरु पेड़, फुनगी डाली अरमान इच्छा या चाह, नभ यानी आकाश, सीमाहीन कोई सीमा नहीं, क्षितिज यानी धरती आकाश का मिलना दिखाई देना या प्रतीत होना, होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा, नींद घोषणा, आश्रय सहारा, आकुल बेचैन, विघ्न यानी बाधा। ये हो गया आपका पार्ट 1 पूरा कंप्लीट। और इसके एक्सरसाइज हम आपको अगले वीडियो में करा देंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी एक्सरसाइज बताएंगे। तब तक के लिए आपको ये पाठ की पंक्तियां पूरी पढ़ना है और ये शब्दार्थ को अपने कॉपी नोटबुक में नोट करना है। और पक्षियों के बारे में और कोई कविता हो तो उसको आपको अलग से पढ़कर रहना है। बच्चे सबने देख लिया, ये शब्दार्थ आपको लिखने हैं, कॉपी में लिखने हैं और कविता की पंक्तियां भी याद करनी है। और हम आपको कविता की पंक्तियां पूरी पढ़ करके बता देते हैं। इस तरह से आपको कविता याद करनी है। कविता की 4 पंक्तियां याद करने को, लिखने को भी आती है और इनके अर्थ लिखने को आता है। तो अर्थ कैसे लिखेंगे? पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखते हैं और फिर आपको अर्थ लिखना, भावार्थ लिखना होता है। संदर्भ क्या कहलाता है? पाठ का नाम, जैसे कि पाठ 1 बसंत पाठ 1 से हम पक्षी उन्मुक्त गगन से कविता की पंक्तियां ली गई हैं। तो ये हो गया आपका संदर्भ। प्रसंग हो गया कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या विचार किया है, कितना इसके पक्षियों के बारे में, पक्षियों की आजादी के बारे में कहा है, पक्षियों की बंधन मुक्त होने के बारे में कहा है। तो ऐसे आते हैं तो हम यहाँ पे हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बनना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों में पक्षी पिंजरे में बंद रहना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे पिंजरों से आजाद होने के लिए कवि ने बताया है। फिर इसके आगे अब इसका प्रसंग बताएंगे हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बनी है कटुक मेमोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पे कवि ने पक्षियों के खान पान से, पानी पीने से, भूख प्यास के बारे में बताते हुए उनके विचारों को व्यक्त किया है। तो यहाँ पे आवाज के आगे आते हैं कि यहाँ तीसरे पार्ट उसका प्रसंग क्या होगा। हर पंक्तियों का, हर पैराग्राफ का प्रसंग अलग अलग होता है, लेकिन संदर्भ हमेशा एक ही चलता है पाठ में। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ पे कवि ने स्वर्ण श्रृंखला में जो अपनी उड़ान के बारे में बताया, उड़ान की कल्पना को करते हुए उनकी उड़ान का सपना
देखते हुए बताया है। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल की रसी चोच खोल चुकते कारण अनार के दाने। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों की अरमान, इच्छा, चाह शक्ति को बताया है और वो बताना चाह रहे हैं। इसके बाद है हम सीमा होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ पे पक्षी उड़ान भरना चाहते हैं, उनपे कवि ने बताया, प्रसंग बता रहे हैं कि वो उनकी उड़ान को किस सीमा, किस हद तक वो उड़ना चाह रहे हैं, उनकी उड़ान की सीमा की व्याख्या की है। यहाँ पे नीर न दो चाहे पैनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। यहाँ पे कवि ने उनके आश्रय के सहारा का वर्णन किया है। उनके पंख दिए हैं, पक्षियों को पंख से उड़ान में उनके आश्रय दो ना दो, लेकिन उनको पंख से उड़ान पंख दिए तो उनकी उड़ान में भी कोई किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस तरह से कवि ने आपको यहाँ पे प्रसंग, अलग अलग प्रसंग के बारे में मैंने आपको बताया है, और आप पंक्तियों को पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और इस तरह से आपका ये पाठ आपका समाप्त होता है। थैंक यू।